आप देख रहे हैं समाचार 24। मैं हूं आपके साथ ललित उपाध्याय। उत्तर प्रदेश के पहले चरण के मतदान हो चुके हैं, जिसे लेकर के मथुरा जिले की विधानसभा, पांचों विधानसभाओं पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाचार 24 के संपादक डॉक्टर विवेक गर्गाचार। तो सर बताइए, मथुरा में मतदान हो चुके हैं पहले चरण के, जो पांचों विधानसभाएं हैं मथुरा की, उनमें क्या चल रहा है? क्या लगता है आपको कि किसकी सीटें ज्यादा निकलेंगी या किसकी कम निकलेंगी? बीजेपी को लेकर क्या कहना चाहते हैं कि बीजेपी की क्या सीटें हैं? देखिए, अभी इस पर हम लोग कहेंगे कि बीजेपी कितनी सीटें हैं तो बीजेपी के लोगों को बड़ी मिर्ची लग जाती है, और खासकर मैं तो उनकी रडार पर हूं। अब लोग सच सुनना नहीं चाहते, आलोचना सुनना नहीं चाहते। ललित, जो काम बीजेपी ने 5 वर्ष में किया उसका खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। कोरोना में लाशें गिरी, लोगों को कफन तक नहीं मिल पाए, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाए, ठीक है ना, शमशान में लकड़ी नहीं मिल पाई, किसानों पर पानी की बौछार हुई, खाद बीज के लिए किसान तरसा, बिजली महंगी थी। तो इन सब चीजों के बाद अब लोग अपने कर्म तो देखते नहीं है। अब बीजेपी का जो तथाकथित गैंग है वो हमला करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे छाता विधानसभा से, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ छाता है। अगर हम छाता की बात करें तो वहां पर बम्पर वोटिंग हुई है ललित, और इस बार बम्पर वोटिंग जिस तरीके से हुई है, तो अगर हम छाता की बात करें, छाता में 2 जाति के लोग अहम रूप से चुनाव में थे। जाट से बीजेपी के कैंडिडेट थे चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह, जो मंत्री हैं इस वक्त सरकार में। इनके अलावा ठाकुर तेजपाल सिंह आरएलडी से थे। अब दोनों की जाति क्रॉस कर कैसे जाती हैं? एक्चुअली उत्तर प्रदेश में जिस जाति का मुख्यमंत्री है, जिस जाति का प्रेम बीजेपी के प्रति है, उसका प्रत्याशी आरएलडी गठबंधन की तरफ से हो जाता है। और आरएलडी जिन जाटों की पार्टी कहा जाता है, उसकी तरफ से बीजेपी के चौधरी लक्ष्मी नारायण हो जाते हैं। तो अब यह अहम सवाल यह है कि जाति की गोलबंदी को दोनों में से कौन ज्यादा तोड़ पाया। जो जाति की गोलबंदी या अपनी जाति के वोटरों को जो रखा पाया है, दूसरी जाति का अगर उसमें सेंध नहीं लगा पाया है, तो हार जीत के अंतर उससे तय होगा। तीसरी चीज, बीएसपी जिस तरीके से छाता में न्यूट्रल हुई, यानी अंतिम समय पर बीएसपी कैंडिडेट ने गठबंधन कैंडिडेट को समर्थन दे दिया। अब उससे भी स्थिति आकलन किया जा सकता है कि ठाकुर लॉबी किस तरफ गई। अगर ठाकुरों में बीजेपी ने सेंध लगा दी तो गठबंधन की मुश्किल हो गई। और अगर जाति गोलबंदी नहीं टूट पाई, आरएलडी जाटों में कितना सेंध लगा पाया और बीजेपी कैंडिडेट ठाकुरों में कितना सेंध लगा पाया, एक तस्वीर तो यह है। दूसरी तस्वीर क्या है? ये दोनों कद्दावर नेता हैं और पिछले 2 दशक से ज्यादा से उस जगह अपना कब्जा जमाए हुए हैं। तो दोनों का अपना कोर वोटर है। तो जाति गोलबंदी, पार्टी गोलबंदी, वो सब नगण्य होता है मेरे हिसाब से, जहां तक छाता मैं समझ रहा हूं। उन दोनों के ललित अपने वोट बैंक है, और उसी वोट बैंक के आधार पर दोनों जीतते हारते आए हैं। तो वहां बहुत ज्यादा फर्क न गठबंधन का पड़ता मुझे दिख रहा है, न बहुत ज्यादा फर्क वहां पर अब बीजेपी का पड़ता दिख रहा है। दोनों कैंडिडेट्स को अगर माना जाए तो बेहद नजदीकी फाइट है। बात अगर मुस्लिम वोटर की होती है तो वो गठबंधन के साथ गया है, ये श्योरिटी है, वो लक्ष्मी नारायण के साथ नहीं गया है। इसके अलावा जो तीसरी चीज यहाँ उभर कर आती है वो ये है कि छोटी जातियों का वोट किस तरफ गया है, यानी गरीब तबका जो है, माली है, काची है, धोबी है, कुमार है, नाई है, ये लोग किस तरफ गए। तो अब इन पर ही पूरा चुनाव बटा हुआ है। अगर मैं छाता का ओवरव्यू देना चाहूं तो छाता में दोनों कैंडिडेट्स का बेहद नजदीक मुकाबला है, ठीक है ना। अब हार जीत का अंतर दोनों का जो होगा वो बेहद कम होने वाला है, यानी कि 5 से 7 हजार या 10 हजार तक हार जीत का अंतर मेरे आकलन से होगा। लेकिन वहां गठबंधन थोड़ा सा आगे प्रथम दृष्टया नजर आता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि लक्ष्मी नारायण बीजेपी के कैंडिडेट फाइट से बाहर। मुकाबला बेहद नजदीक है और 5 से 10 हजार के बीच में हार जीत का अंतर होगा। ललित सर, आकलन लगाया जाए छाता विधानसभा से किसकी जीत हो सकती है? नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि जीत अभी आकलन के तौर पर गठबंधन थोड़ा सा आगे हम लोग कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि गठबंधन जीत रहा है। हार जीत का अंतर वही 5 से 7 हजार 10 हजार के बीच में होगा। दोनों में से कौन जीतता है ये आगामी 10 तारीख को होगा, लेकिन दोनों कह रहे हैं कि 1,50,000 के पार जीत, वो मुझे नजर नहीं आता। ललित सर, मथुरा विधानसभा से क्या लगता है किसकी जीत हो सकती है? देखो, मथुरा विधानसभा में बड़ा चुनाव पेचीदा हो गया। बीजेपी के जो कैंडिडेट थे, वर्तमान में ऊर्जा मंत्री भी थे चुनाव आचार संहिता लगने से पहले, उनका मथुरा में भारी विरोध देखने को मिला है। पहला उनका डिमेरिट तो ये है। उसके अलावा क्या है, उन्हीं की जाति के यानी ब्राह्मण एस.के. शर्मा चुनाव लड़े बसपा से, जिसको बीजेपी ने टिकट नहीं दी मार्च से। अब यहाँ
अगर बीजेपी चुनाव हार रही है तो उसके पीछे 2-3 पॉइंट्स हम लोगों को नजर आते हैं। पहला पॉइंट तो यह है कि जो श्रीकांत की लॉबी के नाराज लोग थे उनको श्रीकांत शर्मा मनाने में असफल रहे। अंतिम समय पर संगठन ने प्रयास ये किया कि मोदी योगी के नाम पर वोटिंग हो, लेकिन जो श्रीकांत के करीबी धड़ा बीजेपी का था वो चुनाव में नजर नहीं आया। पूर्व जिला अध्यक्ष जो थे वो चुनाव में कहीं भी नजर नहीं आए, जो श्रीकांत के खास माने जाते थे। कुछ लोग दबी जुबान से कह रहे हैं कि दोनों में आपस में बड़ा अहम का टकराव हो गया, वो अलग विषय है। लेकिन बीजेपी के तमाम ऐसे चेहरे थे जो इस प्रचार में बहुत श्रीकांत के प्रति सक्रिय नजर नहीं आए, बिल्कुल निष्क्रिय रहे, क्योंकि श्रीकांत की भाषा शैली, श्रीकांत के काम करने का तरीका, ठीक है ना, वो सब लोगों को कतई पसंद न जनता को आया, ना ही उनकी पार्टी के लोगों को आया। हालांकि अमित शाह आए, उनके लिए वोट मांगे, मुख्यमंत्री खुद आए, वोट मांगे, लेकिन एक कारण तो उनकी दिक्कत उनकी सीट फंसने का ये है। दूसरा ये है कि अगर एसके शर्मा बीएसपी से लड़े, अमूमन बीएसपी के कैंडिडेट्स के 30 से 35 हजार वोट आते थे, जितने भी ब्राह्मण अब तक लड़े हैं पिछले 2-3 बार में। एक ही चेहरा लड़ा है वृंदावन वाले, वो योगेश द्विवेदी। अगर उसके बाद अगर श्रीकांत शर्मा के खिलाफ अगर एसके शर्मा अपना 40,000 से ज्यादा वोट ले आते, मैं बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट कह रहा हूं, दर्शकों को ये समझना चाहिए, 40,000 से ज्यादा अगर एसके शर्मा वोट ले आते हैं तो बीजेपी की हार निश्चित मानी जाएगी, क्योंकि लगभग 28-30 हजार दलित वोट इस बार पड़ता है, हर बार वो इस बार भी पड़ा है। अगर वोट परसेंट बीएसपी कैंडिडेट का 40,000 से ऊपर रहता है तो श्रीकांत शर्मा की हार होगी। दूसरा, श्रीकांत शर्मा के जितने कट्टर समर्थक थे चुनाव में वो नजर नहीं आए, जो नजर आए वो भी आधे अधूरे मन से चुनाव लड़े। तो मुझे लगता है कि प्रदीप माथुर को इसका फायदा होगा। मुस्लिम वोट एक मुश्त पड़ा है, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट फाइट में था नहीं, इसलिए मुस्लिमों का माफ कीजिएगा वोट उनको नहीं मिल पाया है। मुस्लिम का वोटों का ध्रुवीकरण प्रदीप माथुर की तरफ हुआ है। इसके साथ छोटे दल, हम सब बूथों पर, आप भी कल मेरे साथ थे, हम जितने भी बूथों पर गए वहां हम लोगों को बीजेपी और प्रदीप माथुर का वोट मिला। सपा का और बसपा का वोट हर बूथ पर नहीं था, लेकिन प्रदीप माथुर पुराने चेहरे हैं, कद्दावर चेहरे हैं, सिर्फ एक बार इनकी आंधी में हार गए थे 2017 में, तो उसका लाभ उनको मिला है। एक और चीज है कि मथुरा में वोट परसेंटेज कम रहा है, तीसरी श्रीकांत की हार की वजह, जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। बीजेपी वालों को तो मुझसे दिक्कत है ही, जो सच सुनना नहीं चाहते। वोट परसेंटेज ललित जो कम हुआ है मथुरा वृंदावन में, वो इसलिए कम हुआ है क्योंकि जो अगर वोट परसेंटेज बाकी विधानसभा सीटों पर बम्पर हुआ है, पिछली बार से ज्यादा वोटिंग हुई है, लेकिन शहर ऐसी सीट है कि वहां वोट कम पड़ा, यानी कि लोग जनरल वाले वोट डालने नहीं गए। और जनरल में भी कैटेगराइज करें तो हमको लगता है कि जो व्यापारी वर्ग है, वैश्य वर्ग, वो वोट डालने नहीं गया, क्योंकि वैश्य वर्ग के साथ दिक्कत यह है कि वो बीजेपी के अलावा किसी को वोट देगा नहीं है, और इसीलिए बीजेपी के श्रीकांत की वजह से उन लोगों में दिक्कत थी, इसीलिए वो वोट डालने नहीं गए। इसमें से एक जेबी जानकारी निकल कर आ रही है कि वैश्य वर्ग में कुछ प्रदीप माथुर ने भी 20,000 18,000 वोटों की सेंधमारी कर ली है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम मथुरा वृंदावन की बात करें तो प्रदीप माथुर मुझे यहां से आगे नजर आ रहे हैं, श्रीकांत शर्मा की हार तय नजर आ रही है। ललित सर, वही हम बात करें, मथुरा विधानसभा में जो वोट परसेंट कम होने से किसको नुकसान हो सकता है? वोट परसेंट कम होने का सीधा सीधा नुकसान बीजेपी को हुआ है, क्योंकि जो शहरी वोटर है वो बीजेपी का वोटर माना जाता है। ग्रामीण इलाकों में हम लोगों ने देखा, हम इसको दूसरे तरीके से कैटेगराइज कर देते हैं। जिन बूथ पर हम 12 बजे बाद गए शहर का, चाहे सुभाष इंटर कॉलेज हो, बीएसए कॉलेज हो, ठीक है ना, जीआईसी हो, वहां ललित लोग नजर नहीं आए। वहीं हम रूरल इलाकों की तरफ गए, मथुरा वृंदावन के ग्रामीण इलाके की तरफ गए, वहां हमको शाम को 4 बजे भी लोग लाइनों में नजर आए। इससे साफ संदेश है कि जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उन्होंने बम्पर वोटिंग की है, शहर के लोग वोट डालने के लिए नहीं निकले। अगर इस जो 2-3-4% का अंतर है इसको और मैं कैटेगराइज कर दूं तो वो बूथ जहां शहर के थे, बीएसए हुआ आपका, ठीक है ना, चंपा इंटर कॉलेज आपका बूथ हुआ, इसके अलावा आपका सुभाष इंटर कॉलेज बूथ हुआ, ठीक है, जीआईसी बूथ हुआ आपका, इन बूथों पर वोट परसेंटेज कम हुआ है। वहीं अगर हम बात कर लें डी गेट के आसपास के क्षेत्रों के वोट परसेंटेज की, वहां वोट परसेंट हाई हुआ है। अब एक चीज और नोट करिए, हम 2-2:30 बजे करीब औरंगाबाद के बूथ पर थे, वहां हम लोगों को लाइन में लोग नजर आ रहे थे, लेकिन उससे 2 किलोमीटर पहले या 3 किलोमीटर पहले जीआईसी पर हम लोगों को लाइन में लोग नहीं थे, ग्राउंड में भी लोग नजर वोटिंग के लिए नहीं आ रहे थे ललित। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से
इसका कहीं ना कहीं नुकसान, अगर इसको और हम लोग इसमें डीप में न जाना चाहें, तो बीजेपी का वोट कम पड़ा है, वैश्य वर्ग वोट डालने कम गया, और बीजेपी की हार की वजह यहाँ के स्थानीय उनके जो कैंडिडेट्स थे उनका ईगो था। जिस विभाग से वो आते हैं उस विभाग ने इतना करंट दौड़ा है, 56,000 FIR मथुरा में हो गई, तो लोगों को FIR भी याद थी। तीसरा, आज हम लोग, कल भी हम लोग वृंदावन थे, तो वहां जो एक बाबा समाज जो आता है, जिस समाज से मुख्यमंत्री आते हैं, साधु समाज से, वहां साधुओं ने वोट नहीं डाला, वो लोग मतदान करने के लिए नहीं गए, तो उसका सीधा सीधा नुकसान बीजेपी को होता है। ललित सर, गोवर्धन विधानसभा की बात करें, गोवर्धन विधानसभा से क्या लगता है किसकी जीत दिखाई दे रही है वहां पे? देखो, गोवर्धन विधानसभा में 3 कैंडिडेट्स मुख्य रूप से थे, जिसमें से 2 ही हम लोगों को फाइट में नजर आए। बीएसपी वहां बेहद कमजोर नजर आई, और मुझे लगता है 50,000 के नीचे बीएसपी निपट जाएगी। उसके कई सारे कारण हैं। बीजेपी और वहां इसके साथ प्रीतम चौधरी जो गठबंधन प्रत्याशी, उनमें फाइट नजर आई। अब होता क्या है कि मेघश्याम के साथ ईगोइस्टिक प्रॉब्लम भी है, पर ठाकुरों का वोट लगभग 85,000 है गोवर्धन विधानसभा में। तो अब सवाल ये उठता है, उसमें एक और चीजें निकल के आती हैं। अगर 85,000 वोट एक मुश्त पड़ता है, अगर उसका 60% वोट पड़ जाता है, 70%, 60% उसी का, तो वो जीत की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उसमें भीतराघात हुआ है, उसमें सेंधमारी हुई है। प्रदीप ने, माफ कीजिएगा, प्रीतम जो गठबंधन प्रत्याशी थे, उन्होंने ठाकुरों में भी सेंधमारी की है। फरे के आसपास के जो तरकड़ ठाकुर थे, जिनको कारिंदा सिंह को टिकट नहीं मिला, उस वजह से वो लोग नाराज थे, इसीलिए वो प्रीतम के साथ चले गए। इसके अलावा कई जगह हम लोगों ने देखा, एक गांव का नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इस टीवी के मंच पर, वो SC बाहुल्य गांव था। जब मैंने उन लोगों से पूछा कि आपका वोट किधर गया है, बीएसपी की तरफ गया हो, तो उन लोगों ने कहा साहब यहाँ बड़ी दिक्कत थी, हम लोगों को शमशान घाट नहीं था। प्रीतम चौधरी ने यहाँ शमशान घाट के लिए फंडिंग कर दी, यानी कि पैसा दे दिया कि आप शमशान बनाइए। तो उन्होंने कहा जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, जो हमारे लोग मर जाते हैं, उनके लिए हमारे कैंडिडेट्स विधायक भी रहे यहाँ एक बार, वो भी तब भी कोई व्यवस्था नहीं करा पाए, बीजेपी ने कुछ किया नहीं। तो ऐसे करके कुछ दलित वोट भी सेंधमारी हुई है। तीसरी चीज, वहां पर जो बहुतायत में वोट था ब्राह्मण का, उसमें भी कटिंग हुई है, और जाटों में से बीजेपी को वोट नहीं मिल पाया है। अगर हम सौंक के इलाके की बात करें, इसको गोवर्धन और सौंक 2 हिस्सों में हम लोग डिवाइडेड कर देते हैं। सौंक के जितने हिस्सों की हम लोग बात करें, वो जाट बाहुल्य इलाका था। वहां पर जितना भी वोट हम लोगों को ने देखा, वो सब प्रीतम के नाम पर गया, गठबंधन के साथ गया। जो शहर का वोटर था गोवर्धन का, उसमें 2-3 प्रत्याशियों ने सेंध लगा लिया। ब्राह्मणों में भी कुछ सेंध लगाने में प्रीतम कामयाब रहे, ऐसा एक अनुमान हम लोगों ने कल वहां रहे, तो उससे एक अनुमान हम लोगों का लगाया जा सकता है। सैनी समाज में 3 प्रत्याशियों ने सेंधमारी की, बीजेपी के साथ भी सैनी गया, लगभग 16-17 हजार वोट है सैनियों का गोवर्धन में, वो प्रीतम के साथ भी गया, लेकिन बहुतायत में प्रीतम को मिला है। तो यहाँ फाइट जो है बीजेपी और प्रीतम के बीच में है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ 15 से 20 हजार वोटों का हार जीत का अंतर होगा। प्रीतम चौधरी यहाँ लगभग 20,000 वोटों के आसपास से मेरे आकलन से जीत रहे हैं। ललित सर, बलदेव विधानसभा की बात करें, बलदेव विधानसभा में किसकी जीत लग रही है, कौन हो सकता है बलदेव विधानसभा का विधायक? देखो, बलदेव विधानसभा में 2 कैंडिडेट्स मुख्य रूप से थे। बीएसपी कहीं वहां नजर नहीं आई, हम लोगों को RLD नजर आई, गठबंधन से बबीता, और विधायक पूरन प्रकाश। विधायक पूरन प्रकाश के साथ क्या था कि वहां उनका विरोध जबरदस्त था, लेकिन विधायक के खुद अपने भी वोट थे। अगर हम बात करें तो जाटों में बीजेपी सेंधमारी करने में सफल हुई है, या ये कहें बीजेपी नहीं, खुद पूरन प्रकाश सेंधमारी करने में सफल हुए जाटों में। ब्राह्मणों का वोट कुछ परसेंटेज इनको मिला है, कुछ परसेंटेज RLD के साथ गया है। अब हम 2 कस्बे इसमें बड़े आते हैं। बलदेव में हम लोग बात करें, बलदेव और आपका राया में मुझे लगता है कि बीजेपी लीड नहीं ले पाएगी जब काउंटिंग शुरू होगी। राया में क्योंकि मुस्लिम वोट निर्णायक है। उसके अलावा वहां एक स्थानीय जो ब्लॉक प्रमुख जीते, वो भी RLD के साथ नजर आए, ठीक है ना, उन्होंने खुद विधायक का विरोध किया, तो उसकी वजह से भी उस इलाके में मुझे लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे रह गई है, राया शहर के आसपास के इलाके में। और ग्रामीण इलाकों में मुझे लगता है बीजेपी काफी पिछड़ गई है, ग्रामीण इलाकों से बीजेपी वहां जीतती नजर नहीं आ रही है। दूसरा बड़ा कस्बा जो बलदेव का है, बलदेव में क्या था कि सबसे ज्यादा निर्णायक वोट पांडे समाज का होता था, और वैश्य वर्ग था, ब्राह्मण भी था, लेकिन सर्वाधिक वोट पांडे समाज का था। हमने देखा बूथों पर जाके वो वोट बट गया है। वो हर बार, पिछली बार वो पूरा का पूरा वोट एक मुश्त इनके साथ गया था, पूरन प्रकाश के साथ, तब पूरन प्रकाश जीते थे, और बहुत ज्यादा अंतर से नहीं जीते थे। लेकिन इस बार उस वोट में सेंधमारी हुई है,
लेकिन गठबंधन वेस्ट रूट में कहीं से अनवारी नहीं कर पाया है। और अगर हम उसी रूट पे आगे बरौली की तरफ चले जाएं, हम सेलखेड़े, कचनाऊ, हथकौली या जाट बाहुल्य जितने भी कासिमपुर ये गांव हैं, वहां पर हमें लगता है 70 से 80% वोट अधिकतम उनको मिला है, यानी आरएलडी गठबंधन के साथ गया। इन बूथों पर बीजेपी 100, 200, 150 वोटों के आसपास हर बूथ पर लगभग निपट जाएगी, जहां पर 2000 की पोलिंग है। तो इस तरीके से हम डिवाइड करें तो मुझे लगता है कि बबीता वहां अच्छी खासी टक्कर दे रही है। चुनाव से पहले ये लग रहा था कि बबीता टक्कर नहीं दे पाएंगे और वहां से पूरन प्रकाश आसानी से विजयी हो जाएंगे, लेकिन आरएलडी गठबंधन वहां जबरदस्त टक्कर दे रहा है और विधायक के लिए खुशी की खबर अभी मेरे अनुसार तो नहीं है। वहां से मुझे लगता है कि आरएलडी मजबूती से टक्कर दे रही है और हार जीत का अंतर 10-15 हजार का होगा। अगर मैं कंक्लूजन की वहां बात करूं तो मुझे लगता है कि आरएलडी वहां आगे है 10-15 हजार बीजेपी से। ललित सर, वहीं हम बात करते हैं मथुरा जिले में एक ऐसी विधानसभा की सीट है जो कि माट की है। वहां पे एक श्याम सुंदर शर्मा विधायक रहे हैं लगातार 8 बार से, जो कि बीजेपी जैसी लहर उन्हें नहीं हटा पाई। वहीं पे ज्यादातर जनता की नजरें हैं। अब की बार क्या लगता है कि माट में कौन विधायक होगा, बदलाव होगा या वही श्याम सुंदर शर्मा 9वीं बार विधायक बनेंगे? देखो, श्याम सुंदर शर्मा की ये बात ठीक है। उत्तर प्रदेश में अब तक 16 विधानसभा चुनाव हुए, मार्च में अब तक 16 विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें से 10 बार बाप बेटे जीते हैं, यानी एक ही परिवार लगातार 10 बार जीता है। तो अगर हम उसी सीट की बात कर लें तो वहां मुझे लगता है कि इस बार पेच कर रहा है। शुरुआत में लग रहा था कि जिस तरीके से जाट कैंडिडेट्स कई हो गए, अब देखो वहां बीजेपी का जाट कैंडिडेट वो मुझे लग रहा है बूथों पर नजर नहीं आए, वो 10-15 हजार तक निपट जाएंगे। अगर वो कैंडिडेट 30,000 या 35,000 वोट ले जाने में सफल रहा तो श्याम सुंदर शर्मा वहां से जीत जाएंगे, लेकिन अगर वो 18 से 20,000 या 25,000 तक निपट गए तो संजय लाठर वहां से काफी आगे हैं। क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि वो जाट बाहुल्य इलाका भी है, उसके अलावा ये लगाया जा रहा था कि 3-4 जाट खड़े हो गए तो मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा क्या था कि जितने भी आरएलडी के लोग थे वो उनके साथ आ गए, नौवारी नरवारी उनके साथ रहा, जो बड़ा वोट बैंक है माट का। श्याम सुंदर शर्मा को संघर्ष करते मैंने पहली बार देखा है इतनी बार में, क्योंकि 8 बार वो विधायक रहे, 9वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। श्याम सुंदर शर्मा कभी संघर्ष करते उस विधानसभा में नजर नहीं आए। एक बार जयंत के सामने संघर्ष किया था और दूसरी बार अब संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। उनका पूरा स्ट्रेटेजिकल चीजें बदल गई। पहले वो प्रचार करने के लिए कम निकलते थे, लोग अपने आप उनको वोट देते थे, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि माट का मिथन टूटने के कगार पर है। लेकिन वहां भी मुझे लगता है कि हार जीत का अंतर जैसे पिछली बार रहा था 1000 के अंतर में 3 कैंडिडेट्स रहे थे, मुझे लगता है 2-3 हजार 4 हजार का अंतर वहां रहेगा। लेकिन अभी गठबंधन थोड़ा सा मुझे आगे आज की डेट में, क्योंकि कल जितने भी हम लोगों ने बात की वहां थोड़ा सा आगे नजर आ रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते गठबंधन वहां से जीत रहा है, क्योंकि श्याम सुंदर शर्मा के सामने हराना बड़ा मुश्किल चीज है। लेकिन इस बार गठबंधन थोड़ा सा आगे नजर आ रहा है। उसका एक कैंडिडेट, उसका फायदा ये भी है, अगर हम उसको थोड़ा सा और क्लियरली समझें, जो बीजेपी से जो श्याम सुंदर शर्मा का विरोधी वोट था वो एसके शर्मा के साथ गया था पिछली बार 2017 में। अब होता क्या, जो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा उसका एक ऑडियो वायरल हो जाता है कि मेरा लड़ना श्याम सुंदर शर्मा के लिए फायदेमंद होगा, ठीक है ना। तो वो लोग समझ रहे हैं कि श्याम का जो भी विरोधी वोट था, जो श्याम को पसंद नहीं करते हैं मार्ट में, वो संजय लाठर को मिला, वो बीजेपी के साथ नहीं गया। दूसरा जो है श्याम सुंदर शर्मा मुझे लगता है जाटों में सेंधमारी करने में नाकाम नजर आए। वो जाटों के वोट में उतनी सेंधमारी नहीं कर पाए जितना जाट वोट संजय लाठर को मिला। तो मुझे लगता है 4-5 हजार का वहां अंतर नहीं होने वाला, वहां 2-3 हजार में हार जीत का अंतर होगा। ललित, तो जिस तरह से आपने सुना, मथुरा जिले की 5 विधानसभा सीट को लेकर के हमारे साथ मौजूद रहे चर्चा में समाचार 24 के संपादक डॉक्टर विवेक गर्गाचार। आगे की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए समाचार 24 से। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।